viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Nurul Huda. जैसा कि हम HEC यूसेट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए हम यूसेट के तमाम पोर्शंस को कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक साइंस सब्जेक्ट का पोर्शन रहता है और उसमें हम फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में फिजिक्स के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया था, जिनमें मेजरमेंट्स और वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स शेयर करने जा रही हूँ, मोशन एंड फोर्स और नेक्स्ट है वर्क एंड एनर्जी। बेसिकली ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इन दोनों चैप्टर्स में से यूसेट के टेस्ट में अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। अच्छा, ये चैप्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि काफ़ी डीप स्टडी करते हैं और इनमें काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो स्टूडेंट उलझ जाते हैं और उनका इन दो चैप्टर्स को प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और वो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी प्रिपेयर कर लेते हैं जिनका यूसेट में आने के कोई भी चांस नहीं होते। तो बेसिकली मैं आपके साथ ये दोनों चैप्टर्स टू द पॉइंट शेयर करूंगी, सिर्फ वही टॉपिक्स और वही चीज़ें जो टेस्ट में आती हैं, और उसके साथ मैं अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हमारे पास है चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यूसेट के टेस्ट में हर साल इसमें से क्वेश्चन लाजमी आते हैं। कभी डिस्प्लेसमेंट में से आ जाता है, कभी वेलोसिटी में से आ जाता है, तो आपने इस चैप्टर को भी अच्छे से कवर करना है। तो आपने यहाँ डायरेक्ट आ जाना है डिस्प्लेसमेंट पर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आप ये डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं। The displacement is thus a change in the position of body from its initial position to its final position। यानी बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मूव करेगी, तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला यूज किया जाता है, S = VIT + ½ AT²। और आपने इसमें कुछ भी कवर नहीं करना। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यूसेट के एक पेपर में आया था कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी जब वर्क डन मैक्सिमम होगा, तो उसका जवाब था 0 डिग्री का एंगल या 180 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल पर वर्क डन हमेशा 0 होगा। उसके बाद आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की आपने जस्ट डेफिनेशन देखनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और इसके अलावा आपने इसका फार्मूला याद रखना है, V = S/T, और यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो आपने इनके यूनिट और फार्मूलाज याद रखने हैं क्योंकि कैलकुलेशंस आ सकती हैं, पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी कैलकुलेशंस आएंगी वो सिंपल कैलकुलेशंस होंगी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपने कोई इस तरह की कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस नहीं करनी जो बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व ना हो सकती हो, ठीक है। आपकी जस्ट इजी प्रॉब्लम्स आएंगी और समटाइम नहीं भी आती, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की भी आपने जस्ट डेफिनेशन याद रखनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फार्मूला है A = V/T। यहाँ पर V वेलोसिटी है, T टाइम को शो कर रहा है और इसका यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपने इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने जस्ट इन 3 ग्राफ्स को याद रखना है, ठीक है। और इन 3 ग्राफ्स को कैसे याद रखना है ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ये वाला ग्राफ जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अच्छा, जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड मूव कर रही होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उस वक्त एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। क्या एक कांस्टेंट होगी? एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है पर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट के ऊपर चेंज हो रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। और जब इस तरह का ग्राफ आएगा तो उसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, ठीक है। इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, और यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक। यहाँ पर आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट याद रखनी है। द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि वो एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कवर करता है वो एरिया न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके? उस डिस्टेंस के जो कि ऑब्जेक्ट ने कवर किया। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने लाजमी याद रखनी है, ये तीनों इक्वेशंस याद रखनी है क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और अभी 10 नवंबर को होने वाले यूसेट में भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से क्वेश्चन आया था।
सो आपने यहाँ पर ये तीनों इक्वेशंस को याद रखना है। पहली इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as, और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आपने इन तीनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के आपने तीनों लॉज को देख लेना है, उनकी जस्ट डेफिनेशंस वगैरह देख लेनी है। अब जैसे हमारे पास है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट की पोजीशन में है तो वो तब तक रेस्ट की पोजीशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, और अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास मूविंग स्टेट में है यानी मूव कर रहा है तो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। आपने जस्ट इसमें इतना याद रखना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी किसी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। ये न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। यहाँ आपने इसका फार्मूला भी याद रखना है, F इज इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला है, F इज इक्वल टू एम ए, ये आपने याद रखना है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने जस्ट इतना याद रखना है कि हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में, बस। अच्छा, इससे ज्यादा आपने इनमें कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम की जस्ट डेफिनेशन याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक। और उसका फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी, जस्ट, और कुछ भी याद नहीं रखना। और मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये मैं आपको जस्ट यहाँ पर बता देती हूँ। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स, यानी न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या कहता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बराबर किसके होता है, अप्लाइड फोर्स के। आपने इसमें जस्ट इतना कवर करना है। और यहाँ पर मैंने पेंसिल से शायद अपने कॉलेज टाइम पर कोई स्टेटमेंट लिखी थी, ये भी आप देख लें। फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल कर रहा है या फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बराबर किसके होगा, उस ऑब्जेक्ट के वेट के, बस इतना याद रखना है। उसके बाद है इम्पल्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इम्पल्स, और कुछ भी नहीं। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इम्पल्स। और इम्पल्स में से बहुत कम ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आए, ठीक है, लेकिन आप एहतियाती तौर पे कर ले। और इसका फार्मूला है I इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की आपने जस्ट ये एक डेफिनेशन याद रखनी है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो ना ही कोई और फोर्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन। तो इनमें भी जस्ट आपने इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। अ कॉलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड द इनइलास्टिक कॉलिजन, यानी ऐसी कॉलिजन, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉल्स हैं या कोई भी दो चीजें हैं जो आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो उनके टकराने के बाद तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं रहती, यानी वो सेम नहीं रहती, कुछ ना कुछ यूज हो जाती है। तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इनइलास्टिक कॉलिजन होता है, ठीक। उसके बाद है in the ideal case when no kinetic energy is lost the collision is said to be perfectly elastic। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि आइडियल केस, अगर कोई आइडियल केस देखा जाए जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ना हो, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन थी आफ्टर कॉलिजन भी उतनी ही रहे, तो उसे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कहा जाता है। अच्छा, कैसे, यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव करने के बाद क्या होता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी वेस्ट हो जाती है, वो उनकी पहले की जितनी नहीं रहती, जितनी कॉलिजन से पहले थी, कॉलिजन के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं रहती, तो वो हमारे पास क्या थी, इनइलास्टिक कॉलिजन, जैसे कि दो बॉल्स का आपस में टकराना। और इलास्टिक कॉलिजन में बेसिकली क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं,
तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन जितनी थी आफ्टर कॉलिजन भी उतनी ही रहे, यानी टकराने से पहले उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जितनी काइनेटिक एनर्जी थी टकराने के बाद भी वो सेम रहे, तो उसे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कॉलिजन होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, इलास्टिक कॉलिजन होती है। इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर है व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद अ मासिव बॉडी एट रेस्ट और व्हेन अ मासिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी। अच्छा, इसमें आपने जस्ट ये देखना है, जब एक लाइट वेटेड बॉडी वो कोलाइड करती है मासिव बॉडी के साथ जिसका वेट ज्यादा हो, ठीक है, और वो हैवी बॉडी जो है वो रेस्ट की फॉर्म में है और लाइट बॉडी जो है वो मूव कर रही है, उसके साथ वो कोलाइड करेगी, तो उस वक्त क्या होगा कि मासिव बॉडी यानी हैवी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर जो लाइट बॉडी है वो बाउंस बैक हो जाएगी सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है, यानी वो जिस स्पीड के साथ जा रही थी उसी स्पीड के साथ वो वापस आ जाएगी, लेकिन मासिव बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ मासिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी, जब एक मासिव बॉडी मूव कर रही है और वो लाइट बॉडी के साथ कोलाइड करती है तो क्या होगा कि हैवी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, पर लाइट वेटेड बॉडी जिसका वेट कम है तो वो डबल स्पीड के साथ फॉरवर्ड मूव करेगी, डबल वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में ऐसा खास कुछ भी नहीं है, ये टॉपिक आप स्किप कर दें, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद है मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्स, तो इसमें से भी क्वेश्चन नहीं आते। रॉकेट प्रोपल्शन, ये मैं आपको अपने नोट्स में से करवा देती हूँ। उसके अलावा है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन के ही कुछ टॉपिक्स हैं, ये भी मैं आपको नोट्स में से करवा देती हूँ। रॉकेट प्रोपल्शन, व्हेन अ रॉकेट इज प्रोजेक्टेड इट्स मास विल डिक्रीज विथ टाइम बिकॉज द बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड एक्सेलरेशन विल इंक्रीज। अच्छा, बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, जब आप किसी रॉकेट को लॉन्च करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा तो उसका मास डिक्रीज होता जाएगा। अब उसका मास कैसे डिक्रीज होगा, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल था जब उसकी बर्निंग होगी तो ऑब्वियसली फ्यूल कम होता जाएगा, और जैसे जैसे फ्यूल कम होता जाएगा तो उसका मास भी कम होता जाएगा, और उसका मास कम होगा तो उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, ठीक है। हाई मास लो एक्सेलरेशन और लो मास हाई एक्सेलरेशन, यानी जब आपने उसको लॉन्च किया, लॉन्चिंग के टाइम पर क्या था कि उसकी एक्सेलरेशन लो थी, क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी और उसका मास कम होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने जस्ट इतना याद रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कैसे होता है, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप ये एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है। क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल कैसे, अब ये हाइट भी कवर कर रहा है और ये डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, 2 चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक, डिस्टेंस और हाइट, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, 2 डायमेंशनल मोशन। और इसके अंदर ये जो एरिया है इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। कैसे कांस्टेंट होगी, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, क्योंकि इसकी जितनी भी एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटी की वजह से होगी, तो इसीलिए इसकी एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगी। एग्जांपल है अ फुटबॉल किक्ड, अ बॉल थ्रोन, मिसाइल फायर्ड। अब देखें, आप किसी फुटबॉल को किक करें या आप किसी बॉल को फेंकें तो बेसिकली वो कौन सा डिस्टेंस कवर करता है, 2 डायमेंशनल डिस्टेंस कवर करता है, तो वो हमारे पास एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन की। अच्छा, इसमें क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट इज 0, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो 0 होती है, और इन प्रोजेक्टाइल यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो बराबर किसकी होती है, ग्रेविटी के, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग अपवर्ड नेगेटिव होती है और ड्यूरिंग डाउनवर्ड पॉजिटिव होती है। कैसे, मैं आपको समझा देती हूँ। अब आप देखें तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ये, यहाँ पर वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है, यानी इस एरिया के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के इक्वल होगी। लेकिन जब अपवर्ड बॉडी मूव कर रही होगी, यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होगी तो उस वक्त एक्सेलरेशन को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड, तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने जस्ट ये याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन
टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर करके ही दिखा देती हूँ कि ये आपके पास अगर बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें प्रोजेक्टाइल की। तो बेसिकली वो टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? अच्छा, जब हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से लॉन्च करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने के लिए जो टाइम लेगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करने के लिए, जहाँ से हमने उसे प्रोजेक्ट किया, उस ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन हुई, वहां से लेकर दोबारा उसके जमीन पर आने तक जितना टाइम लगेगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। उसका फार्मूला ये है, आप याद कर सकते हैं, पर इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अगर चाहें तो कर लें, T इज इक्वल टू 2VI sin थीटा ओवर G, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कभी आया नहीं है। उसके बाद है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बेसिकली रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी किसे कहा जाता है? ये डिस्टेंस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, अब ये अपवर्ड वाला डिस्टेंस नहीं काउंट होगा, जस्ट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ, इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर G sin 2 थीटा। लेकिन इसमें से भी कभी क्वेश्चन नहीं आया। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देख लें, पर क्वेश्चन कभी नहीं आया। ठीक, उसके बाद है हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, हमारे पास ऐसे मिसाइल जो कि अनगाइडेड और अनपावर्ड और वो मिसाइल मूव कैसे करते हैं? फ्रीली ड्यू टू इनर्शिया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी वो ऑब्जेक्ट जो है इनर्शिया के रूल पर मूव करते रहे ग्रेविटी की वजह से, हमने उनको ना तो गाइड किया और ना पावर, तो उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। और ये मिसाइल जो है यूजफुल होते हैं सिर्फ शॉर्ट रेंजेस के लिए। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रेंजेस के लिए आपको पावर्ड और रिमोट कंट्रोल मिसाइल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको फोर्स की कुछ टाइप्स पढ़ा देती हूँ, वो आपने लाजमी कवर करनी है, समटाइम क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, ये सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स की जितनी टाइप्स मैं आपको करवा रही हूँ आपने कर लेनी है। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, सबको मालूम है। फ्रिक्शनल फोर्स, अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक, और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एग्जांपल इसकी क्या है? स्लाइडिंग बुक अक्रॉस अ टेबल, वॉकिंग, मूविंग अ कार। तो बेसिकली ये हमारे पास सब एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स होती क्या है? अब देखिए, आप किसी बुक को स्लाइड कर रहे हैं टेबल के ऊपर, तो थोड़ा सा आगे जाकर रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है जो उसे आगे मूव करने से रोक रही है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है आपके पास टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को आप सिंपली खींचना कह सकते हैं। फोर्स दैट स्क्रैच और पुल एन ऑब्जेक्ट, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे उसे क्या कहा जाता है? टेंशन फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रैग फोर्स, अ फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड। यानी वो फोर्स जो किसी फ्लूइड में से, किसी लिक्विड में से ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए रोके, उसे ड्रैग फोर्स कहा जाता है। एग्जांपल है, व्हेन यू मूव योर हैंड थ्रू वाटर द फोर्स दैट स्लो इट डाउन। यानी जब आप वाटर के अंदर अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त एक फोर्स आपके हाथ के ऊपर लग रही होती है जो आपके हाथ को आगे मूव करने से रोक रही होती है। तो बेसिकली वो ड्रैग फोर्स होती है। उसके बाद है लिफ्ट फोर्स, अ फोर्स दैट अपोजेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड लिफ्ट्स इट अपवर्ड। यानी वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के वेट को अपोज करे और उसे अपवर्ड मूवमेंट को बरकरार रखे, तो उसे लिफ्ट फोर्स कहते हैं। एग्जांपल है, फोर्स दैट कीप एरोप्लेन फ्लाइंग। आपने जस्ट इनकी एक एग्जांपल और ये डेफिनेशन याद करनी और इनके डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाना। थ्रस्ट फोर्स, अ फोर्स दैट प्रोपेल एन ऑब्जेक्ट इज फॉरवर्ड। यानी वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को आगे धकेले, आगे मूव करवाए, ठीक है, उसे थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। एग्जांपल है, फोर्स दैट प्रोपेल्स अ रॉकेट इनटू स्पेस। यानी वो फोर्स जो किसी रॉकेट को स्पेस की तरफ मूव करवाने के लिए अप्लाई होती है वो थ्रस्ट फोर्स होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विस्कस फोर्स, फोर्स दैट अपोज द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। एग्जांपल है, फोर्स ड्यूरिंग पोरिंग हनी। यानी वो फोर्स जो कि लिक्विड की मूवमेंट को अपोज करे। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास हनी की ही बेस्ट एग्जांपल आती है। जब आप किसी बॉटल में से हनी को निकाल रहे होते हैं तो आप देखेंगे हनी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर विस्कस फोर्स मौजूद है हनी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, जो उसकी मूव करने में रुकावट पैदा कर रहा है, इसीलिए वो स्लो स्लो मूव कर रही है। लेकिन अगर हम वाटर को देखें तो वाटर बड़ा इजिली बॉटल से मूव हो जाता है, क्योंकि उसके दरमियान
विस्कस फोर्स जो है वो बहुत ही वीक होती है, ठीक। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी आपने देख लेना है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करवाते हुए उसे सेंटर की तरफ खींचे, ठीक। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसे उस सर्कल से बाहर की तरफ खींचे, ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो आपने ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस याद कर लेनी है। आइए अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करते हैं जो है वर्क एंड एनर्जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, वर्क एंड एनर्जी। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से भी अक्सर एमसीक्यूज आते रहते हैं। किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये बुक के अंदर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लिखा हुआ है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है और हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ना, तो ये मैं आपको डायरेक्ट अपने नोट्स से ही कवर करवाती हूँ क्योंकि मैंने इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स बनाए थे टू द पॉइंट। क्योंकि हम यहाँ पर फिजिक्स को और तमाम सब्जेक्ट्स को बहुत ही सुपरफिशियली लेकर चल रहे हैं, यानी टू द पॉइंट हम चीज़ें कर रहे हैं। जो जो टेस्ट में आ सकती हैं, जिस हद तक आ सकती हैं, सिर्फ वहाँ तक ही हम तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ वही चीज़ें कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको टू द पॉइंट अपने नोट्स में से ही करवा देती हूँ। तो ये चैप्टर है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी, ठीक। उसमें सबसे पहले है वर्क। वर्क का यूनिट हम सबको मालूम है क्या होता है, जॉल, ये आपने याद रखना है। और वर्क की डेफिनेशन जो है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जस्ट इस डेफिनेशन को याद कर लें, ठीक है। ये क्या है कि प्रोडक्ट होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हुई है उसका, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का ये प्रोडक्ट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्क डन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन के हवाले से मैंने एक और पॉइंट लिखा है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल इक्वल टू द एरिया अंडर द एफ वर्सेस डी 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि वर्क किसी मूविंग पार्टिकल में वेरिएबल फोर्स के जरिए जो वर्क डन हो रहा है वो बराबर किसके होगा, एरिया के। वो एरिया जो अंडर होगा एफ वर्सेस डी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक। अच्छा, इसका ये जो फार्मूला है वर्क डन का, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, वो वर्क डन जो टूवर्ड्स ग्रेविटेशन होता है, यानी ग्रेविटेशन की तरफ होता है, ठीक है। अब जैसे आप किसी बॉल को फेंक रहे हैं, जब वो डाउनवर्ड मूव करेगी तब वो वर्क डन कहाँ होगा, टूवर्ड्स ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की तरफ हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो बॉल ग्रेविटेशन की तरफ मूव कर रही होगी। तब हम उस वर्क डन को पॉजिटिव वर्क डन कंसीडर करेंगे। उसके बाद है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशन के खिलाफ, जैसे कि आपने बॉल को फेंका तो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जब जमीन से ऊपर जा रही होगी तो वो जो वर्क डन है वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट हो रहा होगा, तो वो वर्क डन हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। और वर्क डन इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशन इज ऑलवेज जीरो। और वर्क डन परपेंडिकुलर टुवर्ड द ग्रेविटेशन, यानी कि अगर आप देखें ये जमीन है और वर्क डन इस सिचुएशन में हो रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलरली हो रहा है, तो उस वर्क डन को जीरो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। वर्क डन इन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अच्छा, वो वर्क डन जो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड, यानी किस डायरेक्शन में हुआ है वो उससे इंडिपेंडेंट होता है। लेट्स सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड है आपके पास यहाँ से लेकर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसमें होने वाला वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है कि वो किस डायरेक्शन में हुआ है, अपवर्ड हुआ है, डाउनवर्ड हुआ है, जिस भी डायरेक्शन में हुआ है, यानी जो पाथ फॉलो हुआ है उसके इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क डन इन अ क्लोज पाथ V0 इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। वर्क डन किसी क्लोज पाथ के अंदर हुआ है, कोई क्लोज फील्ड है उसके अंदर वर्क डन हुआ है, तो उसे हमेशा जीरो वर्क डन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, और वो जीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पावर के लिए आपने जस्ट ये चीजें याद रखनी है। पावर का यूनिट जो है वाट या फिर किलोवाट पर आवर। अच्छा, पावर की डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर इज द मेयर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, यानी पावर क्या है, मेयर है उस रेट का जिस रेट पर वर्क हुआ है, उसे पावर कहा जाता है।
और पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू डेल W ओवर डेल T। अच्छा, डेल W शो कर रहा है चेंज इन वर्क और डेल T शो कर रहा है चेंज इन टाइम, और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू F डॉट V। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एनर्जी। अच्छा, एनर्जी की डेफिनेशन याद करनी है जो कि हमें मालूम है एबिलिटी टू डू वर्क, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखी थी। उसके बाद टाइप्स और यूनिट। एनर्जी का यूनिट जाउल है, मालूम है हमें। टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स मोशन। मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट के दौरान जो उसके अंदर एनर्जी होगी उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा। और सेकंड है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ये है एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट की पोजीशन में है, ठीक है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आपने कोई बॉल जो है वो पकड़ी हुई है जमीन से ऊपर, तो उस वक्त उस बॉल के अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब आप उसे छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जीरो, यानी कोई चीज है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ यानी जमीन के बिल्कुल ऊपर है, उसके सरफेस के साथ टच में है, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। उसके बाद है एनर्जी इन स्प्रिंग इज इलास्टिक पोटेंशियल। वो एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर मौजूद होती है वो हमेशा क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी बॉडी के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है वो हमेशा किसके बराबर होता है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है वो वर्क डन उसी के बराबर होता है। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अच्छा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है बाय द नेट फोर्स, किसी फोर्स के जरिए, यानी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है और उसके रिजल्ट में वर्क डन हो रहा है, तो वो हमेशा बराबर किसके होगा, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी उस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है उसके बराबर होगा। आपने इसको याद रखना है। उसके बाद है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को आपने जस्ट ये देख लेना है, मैं आपको बता भी देती हूँ। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड, typically mirrored relative to a reference point such as infinity where potential energy is defined as zero। असल में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से हो, और इसे मियर कहाँ से किया जाता है, वहां से जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास है ना एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल ही हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और वो जमीन से इतना ऊपर है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी जो इस बॉल में इसकी पोजीशन की वजह से है। अगर ये बॉल यहाँ पर होती तो ऑब्वियसली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती, ये दूर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और इसे मियर हमेशा कहाँ से किया जाता है, उस पॉइंट से जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। यानी ये जमीन है तो जमीन के ऊपर ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो, तो इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ से मियर किया जाएगा, यहाँ जमीन की सरफेस से जहां पर जीरो थी, और यहाँ से मियर करने के बाद जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी ये बॉल पजेस कर रही होगी वो इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसमें और कुछ खास नहीं है। उसके बाद है एस्केप वेलोसिटी। तो आपने इसमें जस्ट एक ही चीज याद रखनी है जो मैं आपको बता देती हूँ, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ व्हिच इट गोज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी वो इनिशियल वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी ऑब्जेक्ट को रिक्वायर हो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई बॉल है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसको जो इनिशियल या मिनिमम वेलोसिटी जितनी दी जाए ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए, उसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। और इसमें खास कुछ भी नहीं करना, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑलवेज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा बराबर किसके होगी, जितनी उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी मूवमेंट से पहले उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हुई थी उसकी काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के बाद उतनी ही होगी।
उसके बाद है इफ अ बॉडी इज फॉलिंग टुवर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड then its velocity is always increasing and acceleration is producing. This increasing velocity increase kinetic energy. देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जो कि फॉल कर रही है टुवर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है कोई बॉडी, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा बढ़ेगी, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और वो जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है काइनेटिक एनर्जी को। अब देखें, एक बॉल है जो कि टॉप पर है, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ दोबारा से। ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, यहाँ पर ये एक बॉल है, ठीक, या ये एक बॉडी है। जब ये टुवर्ड अर्थ मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? एक तो इस बॉल की अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और दूसरा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, यानी यहाँ पर जो ग्रेविटी मौजूद है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इस वजह से क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी। और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी इंक्रीजिंग वेलोसिटी इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज कर देगी। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। उसके बाद है एज द हाइट ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजिंग। यानी अच्छा, जैसे जैसे ये बॉल डाउनवर्ड आती जाएगी, इसकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा, आपने बस ये याद रखना है कि ज़मीन से फासला जितना ज़्यादा है, हाइट जितनी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा है। हाइट जितनी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर ये रूल भी आपने याद रखना है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बराबर किसके होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया था, आप याद कर लें, हो सकता है समटाइम आपसे पूछ लिया जाए। PE इज इक्वल टू mgh। m यहाँ पर क्या है, मास ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट, g हमारे पास क्या है, ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट है। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m क्या है हमारे पास, मास, और v स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है। नेक्स्ट है इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट during motion then some potential energy used in work done against friction and remaining converted into kinetic energy। यानी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है और वहां पर फ्रिक्शन मौजूद है। अगर वहां पर फ्रिक्शन मौजूद है तो कुछ एनर्जी जो है वो उस फ्रिक्शनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन में चली जाएगी, ठीक। ये बाकी की जो रिमेनिंग होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो आप कह सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। आपने ये चीज याद रखनी है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बराबर किसके होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन। और अगर वर्क डन नहीं हो रहा तो वो टोटल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी गेन इन काइनेटिक एनर्जी में। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी बॉडी की वो सम होती है किसका, काइनेटिक एनर्जी का और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो ना तो इंक्रीज होती है, ना डिक्रीज होती है, ना जाया होती है। टोटल एनर्जी हमेशा किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट, ठीक। अच्छा, यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपने याद रखना है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन काइंड इनटू एन अदर काइंड। अच्छा, बेसिकली क्या है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है हमेशा। यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं, इफ सम एनर्जी इज डिसअपियर्ड, अगर कुछ एनर्जी डिसअपियर्ड हो जाती है, द लॉस्ट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, तो जो लॉस्ट एनर्जी हमारे पास होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। इसका मतलब ये है कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, कंजर्व रहती है। लेकिन अगर कुछ एनर्जी आपकी डिसअपियर हो गई है, आपको लगता है कि वेस्ट होगी है, ज़ाया होगी है, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती। उसके अलावा हमारे पास ये कुछ है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, और इनमें से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं तो आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स एंड वेव्स, ठीक है,
वो एनर्जी जो कि लहरों से प्रोड्यूस हो। वेव हर तरह की लहर को कहते हैं, और टाइड जो पानी में पैदा होने वाली लहरें होती हैं उनको टाइड्स कहा जाता है, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स एंड वेव्स। मून पुल अर्थ एंड इन दैट रीजन टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ oceans and seas. We can use these tides and waves to move turbines and generate electricity from electricity generator. अच्छा, तो एनर्जी फ्रॉम टाइड्स एंड वेव्स बेसिकली क्या होता है? अच्छा, मून बेसिकली क्या करता है? पुल करता है अर्थ को। जब वो अर्थ को पुल करता है तो उस रीजन की वजह से क्या होता है कि जो समंदर होते हैं ना उनमें लहरें प्रोड्यूस होती हैं। जब जब मून अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, उस वक्त क्या होगा कि ओशंस में लहरें प्रोड्यूस होंगी, और हम उन लहरों को यूज कर सकते हैं किस चीज को मूव करवाने के लिए? टरबाइंस को मूव करवाने के लिए। और टरबाइंस को मूव करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को यूज करके, ठीक है, लेकिन टरबाइंस को मूव करवा के। उसके बाद है सोलर एनर्जी, ठीक। वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टोर इट इन बैटरीज। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सोलर एनर्जी की, हमारे घरों में यूज हो रही होती है, ठीक है। और इवन अब तो हर जगह पर जो है सोलर एनर्जी यूज हो रही है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि सोलर एनर्जी को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे बैटरीज के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी एट एटमॉस्फेयर इज अबाउट 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर सोलर एनर्जी कितनी है? 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर एंड रीच ऑन अर्थ ओनली 1 किलोवाट मीटर स्क्वायर। तो आपने ये याद रखना है, एटमॉस्फेयर के अंदर सोलर एनर्जी 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन जमीन पर सिर्फ 1 किलोवाट मीटर स्क्वायर ही पहुंचती है, ठीक। उसके बाद है वोल्टेलिक सेल आर यूज एंड प्रोड्यूस वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेलिक सेल्स को यूज किया जाता है वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है यूज टू पावर सैटेलाइट फॉर वेदर स्टेशन, रेन फॉरेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। अच्छा, सोलर एनर्जी को इसके अलावा हम कहाँ यूज कर सकते हैं? पावर सैटेलाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं, वेदर स्टेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, और रेन फॉरेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी फ्रॉम बायोमास एंड वेस्ट, यानी वेस्ट मटेरियल से, जाया चीज़ों से, और बायोमास यानी बाकियात, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाकियात होती हैं, उनसे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं? बायोमास बेसिकली होते क्या है? रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है, एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को यूज करके भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे? हमारे पास दो तरीके हैं उसके, पहला है डायरेक्ट कंबस्शन और दूसरा है फर्मेंटेशन। ये दोनों आपने याद रखने हैं। डायरेक्ट कंबस्शन से क्या होता है? वी गेट ओनली हीट एनर्जी। उसमें क्या होता है कि जो एनिमल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको अगर आप डायरेक्टली जला देंगे तो आपको जस्ट हीट एनर्जी मिलेगी। कौन सी? हीट एनर्जी। फर्मेंटेशन, अच्छा, फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिससे आप बायोमास यानी एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से इथेनॉल भी हासिल कर सकते हैं, गैस भी हासिल कर सकते हैं, और फर्टिलाइजर भी हासिल कर सकते हैं। यानी वहां से आपको इथेनॉल मिल जाएगा, गैस मिल जाएगी, और बाकी जो बाकियात बच जाएंगे उनको आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, और वो गुड फर्टिलाइजर के तौर पर काम करते हैं, ठीक। वेस्ट प्रोडक्ट से कैसे होता है? वी बर्न देम, आफ्टर बर्निंग इट produce heat which is utilized in the boiler to produce steam that can run turbine generator। तो बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? डायरेक्ट जला देते हैं, उनको जलाकर हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उसी हीट को यूटिलाइज किया जाता है बॉयलर्स के लिए, ठीक है। ये बड़े बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, और फिर वो प्रोड्यूस करते हैं स्टीम को, और वही स्टीम हम यूज करते हैं टरबाइन जनरेटर्स को मूव करवाने के लिए। उसके बाद ये जियोथर्मल एनर्जी है। इसमें से क्वेश्चन यूसेट के किसी पास पेपर में आ चुका है, वो कौन सा था वो भी मैं आपको बताती हूँ। एनर्जी फ्रॉम इनर स्पेस ऑफ अर्थ, इट इज ड्यू टू बर्निंग एंड डिकेइंग रॉक्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? जमीन की इनर स्पेस में मौजूद एनर्जी होती है, और वो कहाँ से आती है? डिकेइंग रॉक्स, चट्टानों के टूटने से, और उसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी ज़मीन के अंदर जितने रेडियो एक्टिव मटीरियल्स मौजूद होते हैं, या फिर वहाँ पर चट्टानों के टूटने से, उनके बिखरने से जो उसकी सरफेस के अंदर एनर्जी जनरेट होती है, उसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी की एग्जाम्पल्स हैं, स्टीम वेंट्स। अच्छा, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर अंडरग्राउंड 200 सेंटीडिग्री। अच्छा,
जो टेम्परेचर है अंडरग्राउंड यानी जमीन की सतह के अंदर बेसिकली वो 200 सेंटीग्रेड होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ फिजिक्स के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को शेयर किया, जिनमें फोर्स एंड मोशन था और उसके साथ वर्क एंड एनर्जी। ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो टेस्ट के हवाले से आपको ये चैप्टर्स जिस हद तक प्रिपेयर करने थे मैंने आपको करवाए। मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाने की कोशिश की हैं जो डायरेक्ट आपके टेस्ट में आती हैं। इसके अलावा आपने इन दोनों चैप्टर्स में से और कुछ भी कवर नहीं करना। जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये काफ़ी है, इनफ है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अगर आपको यूसेट की प्रिपरेशन के हवाले से हमारी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर और न्यू नोट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।